हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का एसएसटी चैप्टर नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 9। इंडिया हैज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। यानी कि इंडिया क्या है, एक यूनिक ब्लेंड है, यानी कि एक अनोखा मिश्रण है। अलग अलग तरह के यहाँ की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, धर्म हैं और भाषाएं हैं। इन सभी का यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है। यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, जुदाइज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये सभी यहाँ पर मिलजुल करके रहते हैं। ये जो बड़ा ही वंडरफुल ब्लेंड है ना, मतलब अद्भुत मिश्रण जो है ना यहाँ इंडिया का, यही इंडिया को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो टूरिस्ट हैं उनका फेवरेट डेस्टिनेशन बना देता है। लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। वे यहाँ पे यहाँ के हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को देखने आते हैं। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स क्या हुए, जो पुराने समय के राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स थी, महल हैं और जो भी मतलब कि किले वगैरह हैं, वो सभी उन्हें हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स कहा जाता है। तो उन्हें देखने के लिए आते हैं, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखने आते हैं और यहाँ पे जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, जैसे कि राफ्टिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, बोटिंग और सेलिंग वगैरह। जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इंडिया के रंग बिरंगे त्योहारों, यहाँ की म्यूज़िक और डांस का भी आनंद लेते हैं। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं इंडिया के कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडिया के कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में डिस्कवर करेंगे और जो कि हमारे क्या हैं, ग्रेट हेरिटेज हैं। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं आगरा, विजिट टू आगरा। तो आगरा कहाँ है, तो आगरा हमारे नॉर्थ इंडिया यानी भारत के उत्तर साइड है, नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है और ये दिल्ली से सिर्फ 204 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत ही अच्छे से एयरवेज, ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है। यहाँ मतलब कि आप अगर दिल्ली से आगरा जाना चाहते हैं तो आप एरोप्लेन से, ट्रेन से, रोड से, किसी से भी जा सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। दिल्ली से आगरा तक की जो फ़्लाइट है वो लगभग 40 मिनट्स का टाइम लेती है। अगर दिल्ली से आप आगरा फ़्लाइट से जाते हैं तो लगभग आपको 40 मिनट्स का टाइम लगता है। यहाँ से कई सारी ट्रेन्स भी चलती हैं दिल्ली से और आगरा के बीच, जैसे कि एक है ताज एक्सप्रेस, दूसरा है द पैलेस ऑन व्हील्स, ये सब और भी ट्रेन्स हैं। तो जो आगरा का रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है, आगरा कंटेनमेंट स्टेशन नाम है उसका। ठीक, तो आगरा इज़ also connected to दिल्ली बाय एन एक्सलेंट नेशनल हाईवे। एक मतलब कि बहुत ही अच्छा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है, जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो नेशनल हाईवे से भी कनेक्टेड है। यहाँ से आप लग्जरी टैक्सीज यानी आरामदायक जो बहुत ही अच्छी अच्छी टैक्सीज होती हैं उनसे जा सकते हैं, बस या कार से जा सकते हैं और इन सब से जाने में आपको लगभग 3 आवर का टाइम लगता है। आगरा का जो मेन बस टर्मिनल है जहाँ पे सारी बसें आती हैं, वो क्या, उसके 2 बस टर्मिनल्स हैं। एक है ईदगाह बस स्टैंड और दूसरा है आगरा फोर्ट बस स्टैंड। अब देखिए यहाँ पे डू यू नो में देख लेते हैं, दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये तीनों को एक रोड जोड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मैप में भी दिखाया गया है, दिल्ली, आगरा और जयपुर, इन तीनों को, ये तीनों जो है से एक रोड से कनेक्टेड हैं और जो रोड है इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए पैलेस ऑन व्हील्स। तो पैलेस ऑन व्हील्स जो अभी हमने पढ़ा कि एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से आगरा जाती है। तो ये ट्रेन जो है ये एक सुपर लग्जरी ट्रेन है, यानी कि बहुत ही लग्जरी है। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कितना इसके अंदर से कितना अच्छा, मतलब कि इसका सीट वगैरह है और अंदर से कितना अच्छी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है। तो ये बहुत ही लग्जरी ट्रेन है। तो ये हर बुधवार की रात को दिल्ली से राजस्थान के लिए चलती है और ये रात भर ट्रेन चलती है और सुबह होते ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, जहाँ पर मतलब कि जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे पहुंचती है। फिर दिन भर लोग वहाँ पे घूमते हैं, उसके बाद रात होते ही फिर से सब लोग वापस आ जाते हैं ट्रेन में और फिर रात भर ट्रेन चलती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है। तो इस तरह से इस ट्रेन में कुल टोटल जो है वो 8 डेज़ और 7 नाइट्स का टाइम लेता है ये ट्रेन। और तो ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है देखिए, तो पिंक सिटी जयपुर जाती है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को, तो वहाँ पे जाती है। फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, रणथंबोर नेशनल पार्क, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, फतेहपुर सीकरी और बेशक ताजमहल। तो इन सारे टूरिस्ट प्लेसेस को ये ट्रेन कवर करती है। यानी कि अगर आप इस ट्रेन से अगर जाना चाहते हैं घूमने तो आप इसमें ये सारी जगह आपको घुमाया जाएगा। रात भर ट्रेन चलेगी, सुबह फिर ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है।
तो आगे देखिए हम पढ़ते हैं हमारा ताजमहल। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल जो है ये आगरा में है और ये बड़ा ही वर्ल्ड फेमस है। ये आर्किटेक्चर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है जिसे कि यमुना नदी के किनारे बनाया गया था मुग़ल एम्परर शाहजहाँ के द्वारा। उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसे बनाया था। ये वाइट मार्बल का बना हुआ है और इसमें बहुत ही सुंदर इनले वर्क किया हुआ है, यानी कि जरी का काम किया हुआ है और इसके सामने बहुत ही सुंदर गार्डन्स भी हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे डू यू नो में बताया जा रहा है कि जो ताजमहल बनाने का काम शुरू हुआ था वो 1631 एडी में शुरू हुआ था। कब? 1631 एडी में शुरू हुआ था और इसे बनाने में 22 ईयर्स का टाइम लगा था और 20,000 लोग इसमें काम किए थे। जिसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल था ना, इसको बनाने में जिन सामानों का यूज़ किया गया था वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से अलग अलग भागों से मंगाए गए थे और फिर दूसरे देशों जैसे कि चाइना, तिब्बत, श्रीलंका और अरेबिया से भी मंगाया गया था। ओके, आगे अब नेक्स्ट हमारा है आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट जो है ये जो ताजमहल है आगरा में वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे बनाया था अकबर ने और कंप्लीट किया था शाहजहाँ के समय में कंप्लीट हुआ था। यानी अब इसको बनाने का काम अकबर ने शुरू किया था लेकिन उसने कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके बाद उसका जब बेटा शासक बना शाहजहाँ तो उन्होंने इसे कंप्लीट किया। इसके 2 मेन एंट्रेंस हैं, यानी 2 मेन गेट हैं जिसमें से एक को कहा जाता है दिल्ली गेट और दूसरे को कहा जाता है अमर सिंह गेट। आगरा फोर्ट जो है इसमें कई सारी बिल्डिंग्स हैं, यानी कि फोर्ट यानी कि किला होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इस तरह से ये आगरा फोर्ट है। इसमें कई सारी बिल्डिंग्स है इसके अंदर, जैसे कि जहांगीरी महल है, खास महल है, मुजम्मन बुर्ज है, दीवानी खास और शीश महल। ये सभी सब कहाँ पे है? तो आगरा फोर्ट में है। और आगरा फोर्ट कहाँ है? तो ताजमहल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो टाउन है ये पूरी तरह से रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। किससे? रेड कलर के सैंडस्टोन से बना हुआ है ये पूरा शहर। और इसके जो स्लोपिंग लेवल्स हैं ना, यानी कि आगे के जो छोर हैं, जो छत के ये सब जो किनारे हैं, ये धीरे धीरे आगे लंबे होकर के आगे कनेक्टेड हैं दूसरे बिल्डिंग्स के टेरेस से, यानी दूसरी बिल्डिंग्स के छतों से कनेक्टेड है। जैसे कि दूसरी बिल्डिंग्स क्या क्या है? जामी मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती है, पंचमहल और अनूप तलाव ये सभी से कनेक्टेड है। ये जो टाउन हैड ए मोस्ट वेल प्लान्ड। इस टाउन में बहुत ही अच्छे से वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम अवेलेबल है। यानी ड्रेनेज यानी कि नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी है और वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा यहाँ पर है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मूव। देखिए यहाँ पे क्या आगरा में क्या है कि कहीं भी घूमने के लिए आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा या टोंगा ये कहीं जो है ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और ये बहुत ही सुविधाजनक है आपको वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है डीजल और पेट्रोल के जो व्हीकल्स हैं वहाँ अलाउ नहीं है ताजमहल के आसपास के एरिया में। क्यों नहीं अलाउ है? क्योंकि जो ताजमहल है ये एक बहुत ही ग्रेट मोनूमेंट है और इसकी ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे डीजल पेट्रोल के व्हीकल्स अलाउड नहीं है, क्योंकि ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है और पॉल्यूशन से वो मार्बल की जो चमक है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आप टैक्सी वगैरह, ऑटो रिक्शा जो भी बैटरी से चलने वाले हैं, यानी केवल पॉल्यूशन फ्री बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल्स हैं, टोंगा, कैमल कार्ट और रिक्शा वगैरह, वही अलाउ है। नेक्स्ट हमारे यहाँ डू यू नो में है। तो अकबर जो मुगल एम्पर थे इन्होंने अपने कोर्ट यानी कि अपना दरबार जो है आगरा से फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट किया था 13 ईयर्स के लिए। अपने इनके जो सूफी संत थे एक शेख सलीम चिश्ती, उनकी सम्मान में। अब ये तो हम आगरा हमने उत्तर प्रदेश में देखा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड के जो एक स्टेट है मणिपुर उसमें। तो देखिए ये जो मणिपुर है ये हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पर सिचुएटेड है और इसकी नेचुरल ब्यूटी के कारण यानी कि इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण इसे ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे कई सारे ट्राइब्स के पॉपुलेशन का मिक्सचर है और हर सारे ट्राइब्स के अपने एक यूनिक कल्चर है। मणिपुर इज़ वेल कनेक्टेड टू द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया बाय एयर, यानी कि एरोप्लेन की सुविधा है, यहाँ पर एयरपोर्ट है और इंडिया के बड़े बड़े शहरों से ये कनेक्टेड है। जो द एयरपोर्ट इज़ इन इम्फाल, जो एयरपोर्ट है यहाँ का वो कहाँ है? इम्फाल में है और इम्फाल मणिपुर का कैपिटल में है। ओके, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल और वहीं पर ये एयरपोर्ट है और ये इंडिया के बड़े बड़े शहरों से अच्छे से कनेक्टेड है। लेकिन ये क्या है, मणिपुर इज़ नॉट वेरी वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बाय रेलवेज़। यहाँ यह रेलवे से इंडिया के अदर पार्ट से अच्छे से कनेक्टेड नहीं है और यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पे है? तो वो उसके लिए इनके जाना पड़ता है अगर रेलवे से ट्रैवल करना है
तो नियरेस्ट रेलवे जंक्शन जो है वो सिलचर जो कि असम स्टेट में आता है, और फिर या तो नागालैंड के दीमापुर में जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रेलवे की फैसिलिटी नहीं है। मणिपुर हैज़ ए गुड नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। देखिए एयरवे का फैसिलिटी है और रोडवेज का भी है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे नेशनल और स्टेट हाईवेज अवेलेबल है। सिर्फ रेलवेज का नहीं है, रेलवेज की लेन है असम यानी कि दूसरा स्टेट, ये रहा असम, और इधर नागालैंड, तो यहाँ पर जाना पड़ता है। मणिपुर में कई सारे टूरिस्ट के प्लेसेस हैं जो लोगों को टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि क्या है, गोविंद जी टेम्पल है, लोकटक लेक है, केबुल लामजाओ है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पर एक ही पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। इसके बारे में आखिर में आप पढ़ेंगे। फिर शहीद मीनार है, ये सभी सब कहाँ है, मणिपुर में है। क्या आप जानते हैं कि जो इम्फाल है मणिपुर का कैपिटल, वो नागालैंड से सिर्फ 215 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है गोविंद जी टेम्पल। ये टेम्पल जो है महाराजास के टाइम में, जब राजा महाराजाओं का समय था, उस समय में कल्चरल एक्टिविटीज़ का हब हुआ करता था। यानी कल्चरल एक्टिविटीज़ यानी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो यहाँ पर हुआ करते थे। और ये जो श्री गोविंद जी टेम्पल है ये रॉयल पैलेस यानी कि जो महाराजा का जो रॉयल पैलेस था, शाही महल था, उसी के नज़दीक में स्थित था। इसमें 2 डोम्स हैं और एक रेस्ट कांग्रेशन हॉल है, यानी कि बड़ा सा ऊंचा सा कांग्रेशन हॉल है, जहाँ पर डाइटीज़ यानी कि जो इनके देवता थे उन्हें पवित्र स्थानों पे, ऊंचाई पर और पवित्र जगह पे रखा जाता था। नेक्स्ट हमारा है लोकटक लेक एंड सिंद्रा आइलैंड। तो लोकटक लेक क्या है, ये लोकटक लेक जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया, इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये बहुत फ़िशिंग के लिए बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है। यहाँ पे फ़िशिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़िशिंग होती है यहाँ पर। तो ये लोकटक लेक ईस्ट साइड का सबसे बड़ा लेक है। जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो सिंद्रा आइलैंड है वहाँ पे जो सुंदर सुंदर बंगलोज बने हुए हैं उस पे रहते हैं, और वहाँ से इसकी ब्यूटी का आनंद लेते हैं, इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं ये लोकटक लेक का। लोकटक लेक इज़ आल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स। तो ऑर्चिड्स क्या है, एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तो उसकी यहाँ पे कई सारी वैरायटीज़ मिलती है, इस कारण से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और नेक्स्ट हमारा है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कैसा है, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि 53 किलोमीटर दूरी पर है इम्फाल से। और ये पार्क पूरी तरह से बना हुआ है क्या चीज़ से, कंपोज्ड मैसिव मास, यानी घासों का जो है ना बहुत ज़्यादा घना गुच्छा जैसा है उससे एकदम बना हुआ है ये, फ्लोटिंग वीड्स यानी कि उसी के जाल जैसा बना हुआ है, जिसके कारण से वो क्या है, घासों का जो जाल जैसा बन गया है वो बिल्कुल ज़मीन जैसा लगता है, और वो इस लेक में तैरता रहता है, और उस पे लोग झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं, फिशिंग करते हैं। जो फिशरमैन हैं वो इस फ्लोटिंग हट्स में रहते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में है, ये देखिए बीच में यहाँ पे घासों का जाल जैसा बना हुआ है जो, तो तैरता हुआ है, उसी पे इन्होंने झोपड़ी बना ली और उस पे रहते हैं। ये पार्क जो है वो फेमस है एक इंडेंजर्ड ब्रो एंड लर्ड डियर के लिए, जो कि मणिपुर संघाई का एक बहुत इंडेंजर्ड एनिमल है। इंडेंजर्ड यानी कि मतलब कि अब लुप्त होने के कगार पे है, गायब होने वाला है, अब ज़्यादा इसकी प्रजाति नहीं बची हुई है। तो कौन सा एनिमल है, एक हिरन का एक टाइप है, बोरो एंटलर्ड हिरन डियर, जो कि यहीं पे पाए जाते हैं। अब चलिए हमने देख लिया ईस्ट साइड का, अब चलते हैं साउथ में मैसूर। तो मैसूर द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक हिस्टोरिकल सिटी है। हिस्टोरिकल सिटी यानी ऐतिहासिक शहर, काफ़ी पुराना शहर है ये, और ये आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति में बहुत ही रिच है। इट इज़ अ सिटी ऑफ पैलेसेस, ये महलों का, गार्डन्स का और सैक्रेड टेम्पल्स और पवित्र मंदिरों का शहर है। कौन सा, तो मैसूर। तो आप यहाँ पे देखिए डू यू नो में दिया गया है, मैसूर वाज महिसूर इन एंशियंट टाइम्स। तो जो मैसूर था इसको एंशियंट टाइम में, पुराने समय में महिसूर नाम से जाना जाता था। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ एट बेंगलुरु, जो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो बेंगलुरु है, जो कि मैसूर से 139 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सिटी रोडवे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और रेलवे से भी
बेंगलुरु, चेन्नई और बहुत सारी जो सिटीज़ हैं साउथ इंडिया के, उनसे अच्छे से कनेक्टेड है। यहाँ से सब रोड वेज और रेलवे सब यहाँ पर अवेलेबल है और इसका नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो बेंगलुरु है। तो आपका डू यू नो में आगे दिया गया है कि पैसेंजर शिप सर्विसेज आर अवेलेबल फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम। यहाँ से पैसेंजर शिप यानी कि पैसेंजर लोग जो ट्रैवल करते हैं शिप से, पानी के जहाज़ से, वो भी सर्विस अवेलेबल है जो कि पोर्ट ब्लेयर से मिलती है। और पोर्ट ब्लेयर से ये जाती है शिप कहाँ कहाँ, चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम जाती है। इधर इधर का टूर होता है, लोगों इसमें से ट्रैवल करते हैं। अब देखिए द मैसूर पैलेस यानी कि मैसूर का जो महल है, इट वाज द रेजिडेंस ऑफ वोडियार रूलर्स। तो यहाँ पर वोडियार रूलर्स का शासन था। वोडियार एक वंश थे पुराने समय में, तो उनका शासन था यहाँ पे। ये उनका निवास स्थान था जो ये पैलेस था। सो अब इस पैलेस को म्यूजियम बना दिया गया है। दैट हाउस ग्रेट ट्रेजर ऑफ पेंटिंग्स, ज्वेलरी, रॉयल कॉस्ट्यूम्स एंड अदर आइटम्स। तो ये जो इनका जो महल था पुराने समय में, उसे अब म्यूजियम बना दिया गया है। और ये जो म्यूजियम है ये बहुत बड़ा खजाना है, मतलब कि कह सकते हैं यहाँ पे उस समय के बहुत सारी पेंटिंग्स, ज्वेलरीज और जो रॉयल कॉस्ट्यूम्स यानी कि उस समय के जो राजा महाराजा जो लोग कपड़े पहनते थे वो सब, और अदर आइटम्स सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। सब यहाँ पे रखा हुआ है। द गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन यानी कि जो गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन है, सिंहासन है, द दरबार हॉल एंड द कल्याण मंडप आर द मेन अट्रैक्शन हियर। यहाँ के जो मेन अट्रैक्शन है वो क्या क्या है, यहाँ का जो सिंहासन था उस समय के राजा का, इसका नाम था द गोल्डन रॉयल एलिफेंट, वो, और फिर दरबार हॉल और कल्याण मंडप जो कि वेडिंग हॉल था जहाँ शादियाँ हुआ करती थी, ये मेन अट्रैक्शन है इस मैसूर पैलेस का। आगे देखिए डू यू नो में बताया जा रहा है द मैसूर पैलेस हैज़ ए यूनिक फ्रेंच क्लॉक। जो मैसूर पैलेस है, मैसूर का जो महल है, इसमें एक बड़ा ही अनोखा फ्रेंच क्लॉक है, फ्रेंच घड़ी है। इसमें कहते हैं हर घंटे जो मिनिएचर सोल्जर्स यानी छोटे छोटे सोल्जर्स हैं, मिनिएचर छोटे छोटे बने हुए हैं, वो हर घंटे परेड करते हुए दिखाए जाते हैं। और जो वो ड्रम्स बजाते हैं वो सेकेंड्स को इंडिकेट करता है, और जो उनका जो बिगुल बजाते हैं वो मिनट को इंडिकेट करता है। तो जो रॉयल एलिफेंट थ्रोन है यानी कि शाही सिंहासन है, ये 84 किलोग्राम गोल्ड से बना हुआ है। कितना, 84 किलोग्राम गोल्ड से बना हुआ है। और ये बिल्कुल प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है। यानी गोल्ड का जो प्योरिटी देखते हैं हम, तो कितने कैरेट का है वो देखना, उससे पता चलता है। जो 24 कैरेट होता है वो 100% गोल्ड होता है, फिर 22 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है। तो ये 22 कैरेट का गोल्ड से बना हुआ है। और बनाने में कितना किलोग्राम गोल्ड लगा है, तो 84 किलोग्राम। अब आगे हमारा है वृंदावन गार्डन। इन द फेमस गार्डन इज लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ कृष्णा राज सागर डैम इन मैसूर अक्रॉस रिवर कावेरी। तो कावेरी रिवर ऐसे है बनी हुई है, जा रही है, तो उस पर यहाँ पे डैम बनाया गया है, डैम यानी कि बांध बनाया गया है। और इसी बांध के ऊपर में ये फेमस गार्डन जो है वो बना हुआ है। तो इस डैम का नाम क्या है, कृष्णा राज सागर डैम है, और उस पर ये गार्डन बना हुआ है। इसे ये जो गार्डन ये जो बनाया गया था कृष्णा राज वोडियार 4 ने, तो उनका नाम क्या था, कृष्णा राज वोडियार 4, 1932 में बनाया था इन्होंने। क्योंकि वे गार्डन के बहुत ही ग्रेट लवर थे, उन्हें गार्डन्स बहुत पसंद थे, इसलिए उस समय के जो रूलर थे वहाँ पे वोडियार रूलर, उन्होंने बनाया था। तो अब ये कृष्णा राज वोडियार 4 क्यों है, क्योंकि सेमी नाम के कई सारे शासक उस जनरेशन में होंगे, तो इसलिए कृष्णा राज वोडियार 1, 2, 3, 4 इस तरह से हैं। द म्यूजिकल फाउंटेन्स आर द स्पेशल अट्रैक्शन। जो यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन्स हैं, यानी ये देख रहे हैं आप यहाँ ये पिक्चर में जो फाउंटेन्स है, इनमें बहुत ही मतलब कि जैसे म्यूजिक बजता है उसके अकॉर्डिंग ये फाउंटेन्स जो है अप डाउन होते हैं, और उसमें कलर्स भी चेंज होता है। ये बड़ा ही मतलब कि यहाँ पे स्पेशल अट्रैक्शन है यहाँ का, और लोग इसे देखने आते हैं। प्रिजर्विंग आवर हेरिटेज, यानी अपनी हेरिटेज को, यानी हेरिटेज यानी कि जो भी हमारे पुराने समय के ये सब मोनूमेंट्स हैं, हेरिटेज हैं, इन्हीं की प्रिजर्व करना है। कैसे करना है, तो जो द होल ऑफ इंडिया इज़ ए होम ऑफ ग्रेट ट्रेजर। जो पूरा इंडिया हमारा है ये खजानों मतलब बहुत बड़ा खजानों का घर है। क्या चीज़ है खजाना, तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का और नेचुरल ब्यूटी का खजाना है। दे मस्ट बी प्रिजर्व टू टेल द टेल्स ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट टू आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हम सभी को, हमें इन सब को प्रिजर्व करना चाहिए, इसे सुरक्षित रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जो क्योंकि ये हमें हमारे ग्लोरियस पास्ट यानी कि बहुत ही अच्छे समृद्ध जो हमारा पास्ट था, बीता हुआ समय था, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं कि हम लोग उसमें कितना रिच था इंडिया, उसके बारे में जानकारी देते हैं। और इसी से हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी अपने देश के बारे में, इतिहास के बारे में।
में, इसलिए हमें इन सबको प्रिजर्व करना चाहिए। आवर नेग्लेक्ट हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड सम ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स ऑफ आवर हेरिटेज। हमारे नेग्लेक्ट ने, यानी कि हमने जो इनके प्रति नेग्लेक्ट किया, इनकी उपेक्षा की, इन पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से बहुत सारे हमारे हेरिटेज के जो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स थे वो बहुत सारे ख़राब हो गए। फिर भी अब हमें जो है सीरियस एफर्ट्स करना चाहिए और अपनी जो ये रिस्टोर करनी चाहिए उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को दोबारा से हमें रिस्टोर करना चाहिए, और जो भी बचा है उसको अभी संभाल कर रखना चाहिए, उसको और नुकसान कुछ नहीं पहुंचाना चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईच एंड एवरी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सब की देखभाल करें। पैलेस ऑफ इंडियन कल्चर, प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, जो भी इंडियन कल्चर हेरिटेज की जो भी जगह है उन सब की क्या करें, हमें देखभाल करनी चाहिए। एंड नॉट डिसफिगर देम, और उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं लोग जाते हैं ना, विजिट कर रहे हैं, घूमने कर रहे हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो वहाँ पे लोग उस पर मोनूमेंट्स पे खोद करके पत्थरों से या कोई नुकीली चीज़ों से अपने नाम वगैरह लिखते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। मोनूमेंट्स हैव नो वॉइस, ये जो मोनूमेंट्स हैं इनमें आवाज़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, लेकिन हमें इनकी आवाज़ बननी चाहिए और इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेरिटेज, 3 टाइप्स के हेरिटेज होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के, एक नेचुरल हेरिटेज, और एक जो बिल्ड हेरिटेज है जो बनाए जाते हैं वो, और एक लिविंग हेरिटेज होते हैं। वी मस्ट टेक ए लेसन फ्रॉम पोलैंड इन प्रिजर्विंग हिस्ट्री, हमें पोलैंड से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास को प्रिजर्व किया है। इन द वर्सॉ नेशनल म्यूज़ियम, वहाँ का म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम है वर्सॉ नेशनल म्यूज़ियम, वहाँ पे पोलैंड के जो नेशनल म्यूज़ियम में 3 फोटोग्राफ्स टंगे हुए हैं जिनके नीचे कैप्शन लिखा हुआ है क्या, वर्सॉ 1939, वर्सॉ 1945 एंड वर्सॉ टुडे। यानी कि वहाँ पे जो वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो 1939 में शुरू हुआ था, तो उस समय जो वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उससे पहले वर्षा कैसा था, और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, तो उस समय वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था पोलैंड, उसकी तस्वीर उसमें बना के रखी गई है। और वर्षा टुडे, यानी कि आज के समय में फिर वो कैसा है, यानी कि पहले सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले कैसा था, फिर वर्ल्ड वार के बाद कैसा था, और अब कैसा है। द फर्स्ट एंड द लास्ट पिक्चर आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, जो फर्स्ट और लास्ट पिक्चर है वो तो बिल्कुल अच्छे से पहचाने जाते हैं कि, लेकिन जो बीच का है ये सेकेंड वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा विनाश हो गया था वर्ल्ड वार के दौरान। द फोटोग्राफ इन द सेंट्रल शो डिवास्टेटेड वर्सॉ एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, ये जो फोटोग्राफ है वर्षों का 1945 का, ये दिखाता है कि किस तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसका जो है सो किस तरह से विनाश हो गया था। द पोलिश पीपल, जो वहाँ के लोग थे, डिस्पाइट नॉट हैविंग मैनी रिसोर्सेज, लविंग रिबिल्ट देयर सिटी एग्जैक्टली एज इट वाज बिफोर द वार। तो जो वहाँ के पोलिश पीपल थे, पोलैंड के लोग थे, उनके पास उस समय उतने रिसोर्सेज तो नहीं थे कि वो वापस से अपने देश को ऐसा बना सकें, लेकिन उनके अंदर था अपने देश के प्रति जो प्यार था, इससे उन्होंने दोबारा रिबिल्ड किया अपने शहर को। और एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और बहुत कुछ बना। तो ये चैप्टर आज आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।